गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एग्जाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस से 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए थे, आज नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, देखिएगा। जिसके अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन है वापस रिपीट हुआ है। ए सैनिटरी लेट्रिन मस्ट बी लोकेटेड हाउ मच फार, कितना दूर होनी चाहिए फ्रॉम द वाटर सोर्स। जो सैनिटरी लेट्रिन है और वाटर सोर्स है उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया था 50 फीट होना जरूरी है। बी इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों नोट करें 50 सेंटीमीटर, सॉरी फीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ द डिजीज इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ। आपने देखा होगा कि हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसके अंदर वेरियस टाइप की डेफिनेशन के बारे में बात किया गया था, जिसके अंतर्गत यहां लिखा हुआ है हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ द डिजीज। इस प्रकार की जो डेफिनेशन थी वो होलिस्टिक टाइप की डेफिनेशन थी, जिसके अंतर्गत कंप्रेहेंसिव केयर की जाती है, कंप्रेहेंसिव हेल्थ देखा जाता है, संपूर्ण रूप से हेल्थ को देखा जाता है। हेल्थ इज ए मेंटली फिट होना जरूरी है, सोशल फिट होना जरूरी है, इकोनॉमिकल रूप से फिट होना चाहिए, फिजिकल रूप से फिट होना जरूरी है, साथ ही साथ में हेल्थ स्पिरिचुअली उसके रूप में भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एब्सेंस ऑफ द डिजीज, कोई बीमारी नहीं है और वो हेल्थी है, नॉट। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था किसका था, होलिस्टिक का था। तो इसके अंदर बच्चों 27 का बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 28 वहां पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, बस 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 बस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर लिखा हुआ है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज द एनवेलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज, कब, इंडिया इन विच, कब। इसके अंदर बच्चों कौन सी पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के अंदर है। डी इज ए करेक्ट आंसर, इसका डी रहेगा बच्चों, राइट। अब देखिएगा मैं यहां खड़ा रहता हूं तो थोड़ा सा मैं इस साइड में, बस ठीक है। नहीं नहीं उल्टा हो गया ना, हाँ अब ठीक है, अब मेरा फेस भी दिखेगा आपको। अब देखिएगा तो इसका जो आंसर है 28 का कितना हो गया, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इस संक्रामक एजेंट की होस्ट पर आक्रमण करने और उसमें वृद्धि करने की योग्यता है। अब इसके अंदर बच्चों ये बताया गया है एबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट ए मल्टीप्लीकेशन इन द होस्ट। होस्ट के अंदर एक इन्फेक्शियस एजेंट है, कैजुटल ऑर्गेनिज्म है, वो इन्वेड होकर के मल्टीप्लीकेशन करता है, ग्रोथ करता है। मैं कहूं कि कोई भी कैजुटल ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा, उनकी संख्या डबल होगी, ट्रिपल होगी। इस प्रकार की कंडीशन होती है जो होस्ट के अंदर होती है, कोई पर्सन के अंदर होती है। क्या कंडीशन होती है, पैथोजेनिसिटी होती है, रोग फैलाने वाले कारक, स्प्रेड ऑफ द डिजीज। देखो पैथो इज रिलेटेड टू डिजीज, जिस वर्ड के अंदर पैथो आता है उसका मतलब समझना है डिजीज। जेनेसिटी मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना।
आगे की तरफ बढ़ाना, जेनेट्रिसिटी, रोग पर प्रोड्यूस करने वाले कारक। तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। वैक्सीन जिसे फ्रीजर हिस्से में कलेक्शन किया जाता है, कौन सा ऐसा वैक्सीन जो फ्रीज के अंदर रखा जाता है? डी इज ए करेक्ट आंसर। मिजल्स और ओपीवी, ध्यान रखना, ओएम, ओपीवी और मिजल्स को किसके अंदर रखते हैं? फ्रीज के अंदर रखते हैं। ओएम, ओएम, ओम, ओम नमो शिवाय, फ्रीज में। ठीक है, तो इस प्रकार से सी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, पानी, प्रेजेंस ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट। अब इसके अंदर के पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति बचाती है। अब देखिएगा, यदि पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति में दांतों की बीमारी हो सकती है, डेंटल कैरीज हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है, ए फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, यदि प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट। पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति बचाती है। ये तो उल्टा हो गया, अब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, अब्सेंट होगा। फ्लोराइड की मात्रा तो ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो वो तो डेंटल कैरीज कॉज करता है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना, सही कर लेना इसको। इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब डेंटल कैरीज के अंदर, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन सा रोग हो सकता है? डेंटल कैरीज हो सकता है। दांतों के अंदर दांत डैमेज हो सकता है, दांत के अंदर गड्ढे हो सकते हैं, खोखला हो सकता है। ट्रेकोमा इज ए डिजीज ऑफ द आई, आंखों की बीमारी होती है ट्रेकोमा। ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई एंड आईलिड्स इज नॉन एज ए ट्रेकोमा। उसके बाद में शुद्ध पानी उपलब्ध होता है, प्योर वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम, कहां से मिलता है शुद्ध पानी? इसके अंदर डीप वेल, गहरे कुएं से। तो इसका जो 33 का आंसर है, ए इज ए करेक्ट आंसर। ए इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में ए केमिकल कोगुलेंट्स इज यूज्ड इन वाटर टू रिमूव, रासायनिक कोगुलेशन पानी से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर जो टर्बिडिटी होती है, गंदापन होता है, उसको दूर किया जाता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। टर्बिडिटी, गंदापन होता है उस पानी के अंदर, किसके द्वारा? केमिकल कोगुलेंट्स के द्वारा प्योर किया जाता है। बाहरी हवा में होता है, एक्सटर्नल एयर होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सी इज ए करेक्ट आंसर। फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। बी इज ए करेक्ट आंसर। अब देखिएगा, एनोफिलीज होता है, इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। एडिज एगिप्टी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। क्यूलेक्स की वजह से क्या होता है? फाइलेरिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि मलेरिया फीमेल एनोफिलीज के द्वारा, एडिज एगिप्टी जिसके अंदर डेंगू होगा, फाइलेरिया होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा होता है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया है? फाइलेरिया। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। एम से मलेरिया हुआ हीरालाल। नेक्स्ट बात करते हैं, पोषक पदार्थ जो अर्थ में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है,
जैसे आपने देखा होगा न्यूट्रिएंट जिसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट के अंदर होती है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, दिस न्यूट्रिएंट विच गिव हाई कैलोरी इन द डाइट, फैट के द्वारा 1 ग्राम फैट होता है, उसकी वजह से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम फैट से कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 9। इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो फैट की वजह से। कितना किलो कैलोरी, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम के अंदर कितना मिलेगा, 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। आया समझ में। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट आर, आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिसके अंदर कम मात्रा के अंदर यूज किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, अब इसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये है मैक्रो, जो लार्ज अमाउंट के अंदर यूज किया जाता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। विटामिन्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स और मिनरल, ये दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट के एजेंट है। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल के अंदर होने वाला इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा, वीवीआई, इसको स्टार लगा दीजिए। स्टार सही नहीं बना बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आएगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जिसका दूसरा नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान इन्फेक्शन उस मरीज को हो जाता है। नेक्स्ट, this stage of the disease cycle in which the sign symptom are the clear cut, इसका मतलब ये हुआ डिजीज साइकिल के अंदर जो बीमारी के सिम्टम है वो क्लियर कट दिखने को मिलता है, एकदम बहुत सारे प्रॉपर रूप से देखने को मिलता है, सारे के सारे देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेज के अंदर, जिसके अंदर डिजीज साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रीडर्मल स्टेज होती है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फास्टिजियम होता है, और लास्ट में होता है कन्वेलेंस स्टेज। तो इसके अंदर फास्टिजियम वह स्टेज जिसके अंदर सबसे पीक लेवल पे होता है, जिसके अंदर सारे सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्रोडर्मल पीरियड मतलब कोई भी सिम्टम अपियर होने से पहले की कंडीशन होती है, और इंक्यूबेशन पीरियड है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री किया और उसके बाद में फर्स्ट सिम्टम अपियर होता है। तो सारे सारे तो अपियर नहीं हुए, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य आयाम है, व्यवसायिक, मानसिक, शैक्षणिक, उपरोक्त सभी? तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतकों का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है? इसके अंदर पोषण है, वो हेल्थ इंडिकेटर के अंदर नहीं है। विशिष्टता है, विश्वसनीयता है, संवेदनशीलता है, ये हेल्थ इंडिकेटर है।
ए इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हां, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिंदा रहने की उम्र स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हां, यदि हेल्थ प्रॉपर रूप से ठीक नहीं हुआ, प्रॉपर साधन नहीं हुए, तो बीच में भी बीमारी हुई और गए ऊपर, तो ये तो सही है। जीवन प्रत्याशा जीवन की औसतन आयु दर होती है। हां, ये होती है। जैसे अभी एक मनुष्य की औसतन जीवन आयु कितना है? 60 ईयर। जीवन प्रत्याशा देश का विकास को प्रदर्शित करता है। हां, जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलनात्मक रूप में कम होती है। नहीं, ये गड़बड़ घोटाला मेरे को लग रहा है, जो यही है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 43 का सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में निम्न में से रोग कारक है? आनुवांशिकता, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त सभी। हां, रोग कारक है, बीमारी हो सकती है, हेरिडिटी होती है, किसी बैक्टीरिया है, वायरस की वजह से हो सकता है। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 के अंदर हुआ था। एनआरएसएम के एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 5 अप्रैल को आया था, 5 अप्रैल 2005, जिसके अंदर 7 दिन बाद में ये स्टार्ट हो गई थी जननी सुरक्षा योजना। आपको याद रखना है कि एनआरएसएम के साथ में जेएसवाई आया था, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई। निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का भाग नहीं है? पर्यावरण का भाग, भौतिक पर्यावरण का भाग कौन सा नहीं है? तापमान तो है, मृदा भी है, वायु भी है, एजुकेशन नहीं है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब साल लागू किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया 2008 के अंदर। सी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संपादन किया जाता है? जिसके अंतर्गत टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। अब मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संपादन किया जाता है? मिशन इंद्रधनुष ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि सभी का टीकाकरण नहीं होता था। ड्रॉप आउट ऑफ द इम्यूनाइजेशन, ऐसे लोग जो टीकाकरण नहीं करवाते थे, बीच में ही रह जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में इंद्रधनुष ने एक कंपल्सरी कर लिया कि सभी को इम्यूनाइजेशन करना है। तो टीकाकरण पे इन्होंने इंद्रधनुष ये आया था। दूसरा है सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कौन सा कार्य क्षेत्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र होता है, विद्यालय होता है, परिवार, ये इनका एरिया है। आंदोलन करना ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है। आंदोलन क्यों करेंगे? ये एरिया नहीं होता। निम्न में से नर्स का सामुदायिक कार्य है। नर्स का क्या कार्य है? मूल्यांकन, आंकलन, नियोजन और सभी। तो इस कंडीशन के अंदर इसका जो नर्स का जो कार्य होता है ऑल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे पहले उसका असेसमेंट होगा,
उसके बाद में उसका डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद में उसका प्लानिंग बनाया जाता है, उसके बाद में उस बीमारी का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, उसके बाद में इवेल्यूएशन होता है, उसका मूल्यांकन होता है। इट इज द पैरामीटर ऑफ द असेसमेंट डाटा नर्सिंग प्रोसेस ए फाइंड आउट ऑफ द डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज वाया दिस टाइप ऑफ द स्टेज। सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, उसका आकलन करेंगे, उसके बाद में डाटा तैयार किया है, ए पोटेंशियल एंड रियल डाटा तैयार करके उसका डायग्नोसिस निकाला कि ये बीमारी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्लानिंग किया कि क्या करना होगा उस बीमारी के अंदर, प्लान के बाद में इंप्लीमेंटेशन किया, मतलब उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया, उसका केयर किया गया, उसके बाद में क्या उसका रिजल्ट निकला, इवैल्यूएशन होता है। तो इस प्रकार से नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया, कौन सा था, ये था नर्स का सामुदायिक कार्य है आंकलन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और प्लानिंग होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, इट इज द पर्पजफुल, सही है। इट इज द स्टेप वाइज स्टेप होती है, साइंटिफिक होती है, ऑर्डरली होती है। इस प्रकार से कहें कि नर्सिंग की प्रक्रिया के स्टेप के अंदर बात करें, सबसे पहले पर्पजफुल साइंटिफिक मेथड पे आधारित होती है, उसके बाद में ऑर्डरली होती है, प्लान्ड होती है, सिस्टेमेटिक होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इस प्रकार से नर्सिंग प्रक्रिया के अंदर ये डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्सिंग आकलन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य नहीं है, नर्सिंग असेसमेंट हो रहा है। नर्सिंग असेसमेंट के अंदर आंकड़ों का संधारण, डाटा रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है, डाटा का पुष्टिकरण किया जाता है, परंतु यहां पे विश्लेषण एनालिसिस नहीं किया जाता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। आपने देखा होगा इसके अंदर सौदेबाजी करना, बार्गेनिंग करना, ये फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड नहीं है। देखिएगा बच्चों, थोड़ा इसको लिख लीजिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन, ये फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड होते हैं बच्चों। जांच करने के तरीके होते हैं, जिसके इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, विजन देखना होता है। किससे देखते हैं, आंखों से। पाल्पेशन, पाल्पेट करते हैं, हाथ से पाल्पेट करते हैं। परक्यूशन, हैमर के द्वारा, हैमर के द्वारा टकटकाते हैं। अस्कल्टेशन के अंदर साउंड सुनते हैं, किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या देखते हैं, साउंड देखते हैं, साउंड सुनते हैं, देखते नहीं है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना, पाल्पेशन का मतलब होता है पाल्पेट करना कोई भी बॉडी ऑर्गन को, जैसे अपन नहीं करते हैं, पेट को इस प्रकार से डॉक्टर दबाते हैं, करते हैं, इस प्रकार से पूरा घुमाते हैं।
उसके बाद में परकुशन का मतलब होता है कि हथौड़े की सहायता से, हैमर की सहायता से उस पार्ट को प्रेस किया जाता है, ट्रैपिंग किया जाता है, जिसकी वजह से साउंड को सुना जाता है, देखा जाता है कि कोई ऑर्गन इनलार्जमेंट तो नहीं है। उसके बाद में है अस्कल्टेशन, कान के अंदर स्टेथोस्कोप लगा करके क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं, किस टाइप की साउंड आती है। तो इसके अंदर यही विद्या थी बच्चों, जिसके अंतर्गत क्या है, निम्न में से शारीरिक परीक्षण विधि नहीं है। बार्गेनिंग करना शारीरिक विधि नहीं है। उसके बाद में निम्न में से आंकड़ों की प्रक्रिया का कौन सा घटक है, क्या लिखा हुआ है, आंकलन। निम्न में से आंकलन की प्रक्रिया का कौन सा घटक है, कौन सा है बच्चों, कौन सा घटक है आंकड़ों का संधारण। ए इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर, जिसमें रिकॉर्डिंग डाटा होता है। नर्सिंग प्रक्रिया का सिद्धांत है स्पष्ट, लिखित, सतत लक्ष्यों के अनुरूप। डी इज ए करेक्ट आंसर। इसका क्या रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। नर्सिंग योजना निम्न में से किसकी आवश्यकता के मॉडल पर निर्धारित होती है। नर्सिंग योजना मास्लो हायरार्की नीड, मैस्लो हायरार्की नीड होती है, उसके आधार पे होती है, जिसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद में सेफ्टी, उसके बाद में सेफ्टी सिक्योरिटी, उसके बाद में लव बिलोंगिंग, उसके बाद में सेल्फ एक्यूटलाइजेशन। तो इसके 56 के अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में 57, तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए मेरे वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, एक प्रॉपर रूप से वहां पे दिया गया है। इसका फॉर्मूला है C बराबर F-32 इंटू 5/9 या C बराबर F-32/1.8। ये दोनों फॉर्मूले बच्चे याद रखना। क्या लिखा हुआ है, तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना, सेल्सियस में है और उसको फ़ारेनहाइट से में बदलना है। तो इसका क्या होगा, F बराबर होगा, क्या होगा F बराबर, तो F बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32, ये होगा। कहां है ये इस प्रकार का, F बराबर C इंटू 9, हाँ, डी इज ए करेक्ट आंसर। इस प्रकार से होगा। ये मैंने सेल्सियस के अंदर निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है, या आप इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो। इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो बच्चों। इसका दूसरा F बराबर C इंटू 1.8 प्लस 32। ये ध्यान रखना बच्चों, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। स्टेथोस्कोप की सहायता से ज्ञात किया जाता है, आला होता है, उसके बावेल साउंड, देखो हिंदी बढ़िया लिखी है, बॉवेल साउंड होती है, या तो बवाल कर दिया। और हार्ट रेट, डी इज ए करेक्ट आंसर। हार्ट रेट, उसमें तापमान नहीं किया जाता है स्टेथोस्कोप से। तापमापी में भरा हुआ होता है, मरकरी भरा होता है, और मरकरी होती है लिक्विड होती है, द्रव्य रूप में होता है। बी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, स्वास्थ्य आकलन से तात्पर्य है मूल्यांकन करना, आंकड़े एकत्रित करना, देखभाल करना, या इसमें से कोई नहीं। क्या है इसका,
उसके बाद में आंकड़े एकत्रित करना। आंकलन के अंदर क्या करते हैं, आंकड़े एकत्रित करना है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस शारीरिक परीक्षण में आघात का मतलब होता है ट्रैपिंग करना, थपथपाना, किसके अंदर होता है, परक्यूशन के अंदर होता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। इसके अंदर तो स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं, इसके अंदर देखते हैं और इसके अंदर पालपेट करते हैं। तो 61 का सी इज ए करेक्ट आंसर। ओटोस्कोप, ओटो इज रिलेटेड टू ईयर, स्कोप इज रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन करना, आंखों, ईयर को देखना, कान को देखना। ओटोस्कोप मतलब कान का परीक्षण होता है। और ऑप्थेल्मोस्कोप रहता है, ऑप्थेल्मो रहता है तो किसका विजन होगा, किसका एग्जामिनेशन होगा, आंख का। ओटो इज रिलेटेड टू ईयर। निम्न में से शारीरिक परीक्षण की विधियों में शामिल नहीं है आघात परीक्षण, स्पर्श परीक्षण, निरीक्षण परीक्षण, स्वास्थ्य इतिवृत्ति, ये नहीं है। ए इज गलत आंसर, ठीक है ना। तो इसके अंदर ए राइट है। निम्न में से फोमाइट्स जनित संसरण किस प्रकार का संसरण है, मैंने इन्फेक्शन के अंदर पढ़ाया था। फोमाइट्स वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी हॉस्पिटल के अंदर एक इन्फेक्टेड मरीज के द्वारा यूज किए गए आर्टिकल, सब्सटेंस, जिसके अंदर फर्नीचर, बेड के, बाथरूम के अंदर यूज होने वाली बाल्टी, टब, चेयर, कुर्सी, सारे इन्फेक्टेड होते हैं। उसके बाद में मान लीजिए मरीज चला गया, उसको स्टेराइल नहीं किया, दूसरा मरीज अंदर घुस गया, जिसकी वजह से उसको टच करने से, उसके संपर्क में आने से बीमारी होती है। इस प्रकार की बीमारी जो डायरेक्ट ना होकर के क्या है, इनडायरेक्ट फैलती है। तो फोमाइट्स के अंदर इनडायरेक्ट रूप से कोई भी इंफेक्शन होता है, ट्रांसमिट होता है, संक्रमण फैलता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से वर्णात्मक विधि का भाग है। अब इसके बारे में, विधि के बारे में मेरे को थोड़ा नॉलेज ज्यादा नहीं है, बट इसके क्रॉस सेक्शन अध्ययन होता है और प्रोस्पेक्टिव क्वार्ट अध्ययन होता है। ये दोनों ये होते हैं। तो इसका मतलब है सॉरी, प्रोस्पेक्टिव क्वार्ट नहीं, ये नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन होता है। क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है, वो होता है। तो इसके अंदर ए और सी है, ये दोनों होते हैं। इसका आंसर क्या है, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, डिजीज साइकिल के फेस नहीं है। मैंने डिजीज साइकिल का बताया था कि एक स्टेप बताया था, जिसके अंदर फास्टिजियम था, इंक्यूबेशन पीरियड था, कॉन्वेल्सेंस था, ऑटोक्लेविंग नहीं था। ऑटोक्लेविंग इज ए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट, टर्शरी प्रिवेंशन में किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है। टर्शरी प्रिवेंशन वह प्रिवेंशन जिसके अंतर्गत मरीज का रिहेबिलिटिव होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, उसको पहले एक हेल्थी पर्सन जैसा वापस उसको काम पे लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक पुनर्वास हो सकता है, समाज के अंदर वो जा सकता है, उसको आना जाना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजिकल पुनर्वास होगा, उसको मेंटली रूप से फिट रहेगा, और चिकित्सकीय पुनर्वास होगा। तो इसमें सभी रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। उसके बाद में कमरे का फमिगेशन निम्न में से किया जाता है। फमिगेशन स्टेरिलाइजेशन करते हैं। फमिगेशन एक मशीन होती है, उसके अंदर लिक्विड एक दवाई डाल दी जाती है, केमिकल डाल दिया जाता है, और उसमें धुआं उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पूरा रूम है, पूरा दीवार है, बेड है, छत है, वो सारे स्टेरिलाइज हो जाते हैं, डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। जिसके अंदर फॉर्मेलिन दवाई आती है, होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसकी वजह से होता है,
इकोशील्ड होता है उसकी वजह से होता है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थर्मोमीटर को विसंक्रमित किया जा सकता है। अब थर्मोमीटर को विसंक्रमित किया जा सकता है डिटॉल से, हाँ डिटॉल से किया जाता है, सेवलॉन से किया जाता है, लाइसोल से किया जाता है, सभी से किया जाता है, डी से किया जाता है। करेक्ट आंसर डी रहेगा। ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है। ऑटोक्लेव एक स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी के अंदर यूज आने वाले उपकरण को स्टेराइल किया जाता है। किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि मरीज को कोई इंफेक्शन ना हो। जब उसका पेट खोल करके सर्जरी करे, ओपन सर्जरी करे, उस दौरान ऐसी कंडीशन के अंदर ऑटोक्लेव का एक टेम्परेचर होता है 101 डिग्री सेल्सियस। टाइम ड्यूरेशन की बात करें 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट ये बच्चों याद रखना है। उसके बाद में प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता है 15 psi पाउंड, 15 पाउंड पर स्क्वायर या 1.05 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। बस बच्चों आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना, इसके अंदर दोनों ही बातें आपको याद रखना है कि टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है प्रेशर, पी से प्रेशर होता है 15 psi। उसके बाद में टाइम की बात करें 15 से 20 मिनट। ये तीनों ही याद रखना है। ये इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य में रोग होने के कारण विकसित प्रतिरोधकता किस प्रकार की प्रतिरोधकता होती है? मनुष्य में रोग होने के कारण, मान लीजिए कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आएगा, रोग उत्पन्न करेगा मनुष्य के अंदर, उसके विपरीत बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये इम्यूनिटी उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जिसको उपार्जित इम्यूनिटी बोलते हैं। बच्चों जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करता है उसको एंटीजन बोलते हैं। जब बॉडी के अंदर एंटीजन एंट्री हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री हुआ, उसके विपरीत बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होती है, तो उसके विपरीत उसको मारने का कोशिश करते हैं, एंटीबॉडीज कहलाता है। और ये एंटीबॉडीज जो उत्पन्न होती है एक्वायर्ड होती है जिसको उपार्जित के नाम से जाना जाता है हिंदी के अंदर। तो 71 का बी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से टीके लाइव नहीं है। लाइव कौन सा नहीं है? टीटी क्या है? ये टॉक्साइड है, टॉक्साइड होता है, टिटनस टॉक्साइड। ये लाइव किल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है। कंबाइंड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा वैक्सीन होते हैं, जैसे डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, 3 प्रकार के बीमारी को रोकने के लिए एक टीका है, कंबाइंड रूप में है। यहां पे ओटी नहीं होगा, यहां पे डीटी होगा। डिप्थीरिया और टिटनस 2 प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए, मिजल्स, मम्स, रूबेला 3 प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन है। परंतु बीसीजी है, बेसिलेट, कॉलमेट, ग्यूरिन है, ये साइंटिस्ट के नाम है, 3 साइंटिस्ट है, इन्हें एक टीबी की बीमारी को रोकने के लिए ये वैक्सीन है। ये सिंगल है, ये कंबाइंड नहीं है। तो इस प्रकार से सी इज ए करेक्ट आंसर। यही एक क्वेश्चन एग्जाम उसके अंदर पूछा गया है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है? ए ब्रेक बोन फीवर, डेंगू को जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है मरीज को बुखार आता है, और ऐसा बुखार आता है कि हड्डी में भी दर्द होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। किसके अंदर देखने को मिलता है? डेंगू के अंदर देखने को मिलता है।
निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग नहीं है? रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है, इन्फ्लुएंजा है, टीबी है, स्वाइन फ्लू है, परंतु पीलिया है वो रेस्पिरेटरी डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंदर 75 का सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज अपन 75 तक क्वेश्चन सॉल्व किए और अर्ली मॉर्निंग के अंदर भी वीडियो डाल दूंगा और कल आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज इतना ही। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, शुभ रात्रि।